नमस्कार, मैं मनदीप कुमार आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं सॉल्व पेपर 2019 अग्निवीर वायु साइंस सब्जेक्ट फिजिक्स का पेपर हम डील करेंगे। पेपर 2 जो है उसका पार्ट 1। तो पार्ट 1 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको हमारी बुक्स के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। यहाँ स्क्रीन पे हमने आपको 3 बुक्स दिखाई हुई है। अग्निवीर वायु इंडियन एयरफोर्स साइंस सब्जेक्ट प्रैक्टिस पेपर विद सॉल्यूशन ऑफ डिफिकल्ट प्रॉब्लम 52 पेपर्स इसमें दिए हुए हैं। और ये जो पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं ये इसी बुक से लिया हुआ है और इसका कंप्लीट सॉल्यूशन भी हमने इसका दिया हुआ है। उसी तरीके से फिजिक्स एयरफोर्स रिक्रूटमेंट एग्जाम विद ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स और अग्निवीर वायु इंडियन एयरफोर्स साइंस रिक्रूटमेंट टेस्ट, ये दोनों बुक्स में थ्योरी और न्यूमेरिकल्स आपको अच्छे देखने को मिल जाएंगे। तो ये सारा जो पार्ट है ये हमने उसी हिसाब से डिज़ाइन किया है जो एग्ज़ाम में आता है, इसके बाहर से कुछ भी नहीं आता है। तो स्टार्ट करते हैं पेपर 2 का पार्ट 1। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये क्या कहता है कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? तो देखिए क्या होता है, यहाँ से यंग्स मॉडुलस की अगर मैं बात करूँ तो ये होता है यंग्स मॉडुलस, ये होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया डिवाइडेड बाय डेल्टा एल डिवाइडेड बाय लेंथ। तो यहाँ से आता है एफ एल डिवाइडेड बाय ए डेल्टा एल। तो ये होता है यहाँ से चेंज इन लेंथ, ये होता है ओरिजिनल लेंथ, ये होता है एरिया और ये होता है फोर्स। ये यंग्स मॉडुलस इस तरीके से डिफाइंड है। अब यहाँ से अगर देखेंगे, मैं अगर डायमेंशन लेना चाहूँ यहाँ से यंग्स मॉडुलस की, तो क्या डायमेंशन आ जाएगी? ये यंग्स मॉडुलस की डायमेंशन आ जाएगी। ये है फोर्स, ये है लेंथ और ये है एरिया और ये है डेल्टा एल। इस तरीके से आ गया। फोर्स की जो डायमेंशन है ये है m1 l1 t-2 और जो लेंथ है ये है l1। जो एरिया है ये है l2 और ये जो डेल्टा एल है ये है लेंथ 1। यहाँ से कैंसिल हो जाता है ये सब, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ से जो डायमेंशन है ये आ जाती है m1 l-1 t-2। तो यहाँ से हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है ये हमको साफ दिख रहा है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन नज़र आता है। तो ये फर्स्ट का जो ऑप्शन है ये है ए। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। और आगे चलते हैं अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या कहता है सेकंड क्वेश्चन कि एंगुलर स्पीड ऑफ ए व्हील इज इंक्रीज फ्रॉम 800 आरपीएम टू 3000 आरपीएम इन 20 सेकंड्स एंड व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन। देखिए एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, इसको अल्फा से बताते हैं। ये होता है फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। देखिए फाइनल एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? ये होती है 2 पाई एफ फाइनल। अब यहाँ से 2 पाई एफ या 2 पाई एन में कह देता हूँ नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस हैं। ये एन जो है ये है नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर सेकंड, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर सेकंड, ये इस तरीके से है। अब देखिए ओमेगा फाई इस तरीके से निकाल सकता हूँ मैं एन 2 करके, और ओमेगा इनिशियल जो है ये मैं 2 पाई एन 1 करके निकाल सकता हूँ। वही नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर सेकंड निकालना पड़ेगा। तो देखिए पहला तो कितना था, ये था 1800 आरपीएम। ये नंबर ऑफ रेवोल्यूशन जो था ये n1 था। देखिए आरपीएम है, आरपीएम का मतलब होता है रेवोल्यूशंस पर मिनट। अब यहाँ मैंने क्या लिखा है, रेवोल्यूशंस पर सेकंड। ये जो फ्रीक्वेंट ऐसा ही यूनिट जो है ये है 2 पाई n2, ये रेवोल्यूशन पर सेकंड में मेरे को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं जो n1 है ये निकालता हूँ, तो ये आता है 1800 डिवाइडेड बाई 60। तो ये आएगा यहाँ से 30, ये आएगा आरपीएस रेवोल्यूशंस पर सेकंड। उसी तरीके से मैं n2 निकालता हूँ, तो n2 जो आएगा ये कितने रेवोल्यूशंस हैं यहाँ पे 3000 और मैं डिवाइड करता हूँ 60 से, तो ये आएगा 50 आरपीएस 50 राउंड्स पर सेकेंड, रेवोल्यूशंस पर सेकेंड। इसको हम यहाँ पे पुट करते हैं इस इक्वेशन में। तो देखिए एंगुलर एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल टू 2 पाई, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है 50 माइनस ऑफ 30 और डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कितना है यहाँ पे 20 सेकेंड्स। तो यहाँ से अल्फा आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 2 पाई। तो ये रेडियन पर सेकंड स्क्वायर में आता है। तो यहाँ से जो है इसका डी करेक्ट ऑप्शन है ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 या ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा 1 डिवाइडेड बाई टाइम। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं।
देखिए ये थर्ड क्वेश्चन क्या कहता था, सेकंड लॉ ऑफ किरचॉफ इज बेस्ड अपॉन विच प्रिंसिपल। सेकंड लॉ जो किरचॉफ का है वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो देखिए ये जो है किरचॉफ का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, मैं पहले फर्स्ट लॉ की बात करता हूँ। फर्स्ट लॉ जो कहता है इसका, ये फर्स्ट लॉ जो है किरचॉफ का, ये है कि जंक्शन पे आने वाला करंट जो होता है ये जाने वाले करंट के बराबर होता है। मान लीजिए I1 I2 I3 इस तरीके से करंट आ रहा है और ये I4 I5 इस तरीके से करंट जा रहा है। तो जो I1 प्लस I2 प्लस I3 है दैट इज इक्वल टू I4 प्लस I5, ये इस तरीके से है। और वोल्टेज लो एक सेकंड होता है, वो क्या कहता है कि मान लीजिए इस तरीके का सर्किट है, ये इस तरीके का सर्किट यहाँ पे दे रखा है। तो इसमें क्या होगा कि जब लूप के अक्रॉस, ये लूप है, ये लूप 1 है, और लूप के अक्रॉस जब हम वोल्टेज ड्रॉप लेंगे डेल्टा V तो वो 0 आएगा। मतलब मैं जब यहाँ से स्टार्ट करके और पोटेंशियल का ड्रॉप लेता जाता हूँ, यहाँ से यहाँ तक का कंप्लीट करते हुए यहाँ तक पोटेंशियल ड्रॉप लेता हूँ तो वो 0 आता है। ये बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, इसमें मोमेंटम और मास का कोई रोल नहीं है। तो यहाँ पे जो पार्ट आता है वो आता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि पोटेंशियल जो है इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बेस ऊपर बेस्ड है। सेकेंड लॉ स्पेशली यहाँ बोला हुआ है सेकेंड लॉ। तो सेकेंड लॉ जो है वो ये वाला था। फर्स्ट लॉ मैंने आपकी जस्ट एक्सप्रेशन के लिए बताया, ये करंट पे बेस्ड होता है। देखिए नॉट गेट जो है उसकी उस पर क्वेश्चन है, इन नॉट गेट इनपुट इज गिवन 1 देन व्हाट इज द आउटपुट। देखिए नॉट गेट क्या होता है, ये ऐसा गेट होता है, ये इस तरीके से होता है नॉट गेट। इसमें क्या होता है कि जब इनपुट 1 होता है तो आउटपुट 0 हो जाता है। अगर इनपुट 0 होता तो आउटपुट 1 होता है। नॉट गेट क्या करता है, जो भी इनपुट है उसको उल्टा कर देता है। डिजिटल फॉर्म में जो होता है ये 0 1 इनपुट आउटपुट होते हैं, तो या तो 0 होगा तो 1 कर देगा, या 1 होगा तो 0 कर देगा। तो इसमें क्या पूछा है कि इनपुट 1 है तो आउटपुट क्या होगा, तो वो 0 होगा। देखिए ये बार बार, ये कई बार इन क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आया है कि इफ द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन इज 25% एंड द टेम्परेचर ऑफ सिंक इज 27 डिग्री सेंटीग्रेड देन व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स। देखिए मैं कार्नोट इंजन दोबारा बनाता हूँ, ये मैंने बहुत बार रिपीट हुआ है, बहुत बार बनाया है। एक बार और देखते हैं। ये टी लो है, टी हाई है, और टी हाई जो है ये टी सोर्स है, ये सोर्स का टेम्परेचर है। और यहाँ से क्या होता है कि ये इस तरीके से वर्क डन निकलता है, यहाँ से हीट ली जाती है, और ये जो सेकंड पार्ट है सिंक को हीट दे दी जाती है। ये टी सिंक जो होता है इसको हीट दे दी जाती है। अब ये सिंक कितना होता है, टेम्परेचर ऑफ सिंक कितना होता है, ये देखिए क्या होता है। सिंक का टेम्परेचर दिया हुआ है कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इसको कन्वर्ट करते हैं 273 प्लस 27 दैट इज इक्वल टू 300 के में मेरे को कन्वर्ट करना पड़ेगा, केल्विन में मेरे को कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्ट सेंटीग्रेड में ले लूँ। अब देखिए एफिशिएंसी क्या होती है, जो कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी होती है ये होती है 1 माइनस टी लो डिवाइडेड बाई टी एच। अब एफिशिएंसी यहाँ पे दी हुई है 25%, यानी कि 0.25। यहाँ पे आ गया 1 माइनस टी लो जो है डिवाइडेड बाई टी हाई। तो जो लो टेम्परेचर है ये टी सिंक का टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर, तो ये 300 है, और ये जो है टी हाई इस तरीके से हम पुट कर देते हैं। अब बस इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे मेन इक्वेशन हमने पुट कर दी है, ये इस तरीके से मेन इक्वेशन आ गई है। अब हम पुट करते हैं 300 डिवाइडेड बाई टी एच दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 0.25, यानी कि 0.75। 0.75 जो होता है ये होता है 3/4। तो ये जो टी हाई है इसको हम पुट करते हैं, ये आता है 300, यहाँ पे आता है 4/3, तो ये आता है टी हाई दैट इज इक्वल टू 400 केल्विन। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे केल्विन में आंसर आएगा, डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं आएगा। तो यहाँ से जो करेक्ट आंसर है ये है 400 केल्विन। 400 केल्विन जो है ये करेक्ट आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्या क्वेश्चन पूछा है, इन एन एसी सर्किट पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज 423 वोल्ट देन इट इफेक्टिव वोल्टेज इज। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो कितना आएगा, ये देखिए जो पीक वैल्यू है वोल्टेज की V0 ये बराबर है 423 वोल्ट, और RMS वैल्यू पूछी है। तो जो RMS वैल्यू होती है
ये होती है V0 डिवाइडेड बाई √2। V0 कितना है यहाँ पे 423, और जो √2 है ये कितना आ गया भाई यहाँ से 1.414। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 300 वोल्ट के आसपास आएगा। 300 वोल्ट जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ से जो कैलकुलेशन से निकलेगा वो 300 वोल्ट इसका आंसर निकलेगा। इफेक्टिव वोल्टेज का मतलब है आरएमएस वोल्टेज। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बायोगैस कंसिस्ट ऑफ, बायोगैस किसका मिश्रण है, किसका मिक्सचर है, तो ये होता है CO2, H2 और CH4। तो ये इसका करेक्ट आंसर है बी। What does the area under force displacement graph represent? देखिए मैं एरिया की बात करता हूँ। एरिया का बार बार आपके कोर्स में इस तरीके से आएगा, जैसे मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट है और ये मान लीजिए फोर्स है, और इसको क्या है कि मान लीजिए आप इस तरीके का जो भी व्हाट्सएवर जो भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है, अगर आप इसके नीचे का एरिया निकालेंगे तो ये देगा फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। ये जो चीज़ है ये होता है वर्क डन। यहाँ से जो है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, ये होता है वर्क डन। तो यहाँ से जो पार्ट है Fs, क्योंकि W को हम कहते हैं, ये होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। तो ये बी जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। इसी तरीके से नया क्वेश्चन है यहाँ पे। इफ द अर्थ स्टॉप्स रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर। अगर अर्थ जो है अपनी एक्सिस पे रोटेट करना बंद कर देती है तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो इक्वेटर पे है ये क्या होगा, इस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो देखिए क्या होता है कि जैसे मान लीजिए अर्थ है और हम सबको पता है ये अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रही है, और यहाँ से क्या होता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है जी इधर की तरफ एक्ट करता है। बट बिकॉज ऑफ दिस मोशन, ये जो सर्कुलर मोशन है, जो रोटेशनल मोशन है, जो इसकी अर्थ की खुद की एक्सिस के अबाउट है, उसके कारण एक एक्सेलरेशन जो होता है ω²r वो बाहर की तरफ एक्ट करने लग जाता है। तो इस g की इफेक्टिव वैल्यू कम हो जाती है, ये हो जाता है g', ये हो जाता है g माइनस ω²r। अब ये g जो है ये कम हो गया। इक्वेटर की मैं बात कर रहा हूँ, तो इक्वेटर पे ये पार्ट हो गया। अब इक्वेटर पे हमको पूछा है कि इक्वेटर पे क्या होगा। तो अगर ये स्टॉप कर देगा रोटेट करना, अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट करना स्टार्ट कर देगी, तो ओमेगा हो जाएगा 0। तो g' जो है ये बराबर आ जाएगा g के। तो जो अर्थ है ये अब जो है अगर स्टॉप कर देगी तो ये g की इफेक्टिव वैल्यू जो है बढ़ जाएगी। तो इसका जो आंसर है ये है इंक्रीज है, ये इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए अब एसएचएम से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। ये क्या कहता है कि इफ ए पार्टिकल ऑफ मास m इज एग्जीक्यूटिंग एसएचएम देन रिलेशन ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ इट इज रिलेटेड टू विद डिस्प्लेसमेंट एज। किस तरीके से, जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ एक एसएचएम मोशन लेते हैं, मान लीजिए ये एसएचएम मोशन है, ये स्प्रिंग है, इसका मास है m, ये स्प्रिंग कांस्टेंट है k, और लेट अस से मैंने एक बार इसको वेलोसिटी दे दी यहाँ पे v0, और ये क्या होगा कि इस तरीके से जाएगा आगे m, फिर इस तरीके से वापस पीछे आएगा, इस तरीके से ये पीछे आएगा, फिर इस तरीके से मीन पोजीशन पे आएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे जाएगा, फिर इस तरीके से यहाँ पे आएगा। ऐसे करके ये ऑसिलेशन मोशन जो है ये कंटिन्यू चलेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि बात क्या पूछी है, बात पूछी है टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी की बात पूछी है। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, एनर्जी वेल ऑफ ए स्प्रिंग। देखिए एनर्जी वेल ऑफ ए स्प्रिंग क्या होता है, मैं टोटल एनर्जी की बात करता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी की बात करता हूँ और काइनेटिक एनर्जी की बात करता हूँ, और मैं लेता हूँ ये मीन पोजीशन, ये मैं लेता हूँ एक्सट्रीम पोजीशन, और ये मैं लेता हूँ अदर एक्सट्रीम पोजीशन, x इक्वल टू a माइनस a। तो इस पे जो ग्राफ जाते हैं टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और जो काइनेटिक एनर्जी के ग्राफ है वो कैसे जाते हैं, वो जाते हैं इस तरीके से। देखिए एक्सट्रीम पोजीशन पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम होती है, ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है, और मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी, ये जो ग्राफ है ये काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है, और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ जो होता है इसमें देखिए एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, जो मीन पोजीशन तक आते आते सारी काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाती है। फिर थोड़ा सा मीन पोजीशन से जैसे ही हटते हैं
जो पोटेंशियल एनर्जी है ये बढ़ने लग जाती है, काइनेटिक एनर्जी कम होने लग जाती है। बट टोटल एनर्जी की जब हम बात करेंगे तो देखिए ये जो ग्राफ है, ये जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, ये टोटल एनर्जी का है। ये जो टोटल एनर्जी है देखिए ये हर पॉइंट पे कांस्टेंट रहती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है कि टोटल एनर्जी पूछा है तो ये जो है इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, इंडिपेंडेंट है एक्स के। कंफ्यूज नहीं होना है हमको, जो काइनेटिक एनर्जी है वो एक्स पे डिपेंडेंट होती है, पोटेंशियल एनर्जी एक्स पे डिपेंडेंट होती है, बट टोटल एनर्जी एक्स पे डिपेंडेंट नहीं होती है, वो कांस्टेंट रहती है। देखिए इफ T1 and T2 are temperature and L is the length of the rod then A is the area and what will be the heat transfer if T1 is greater than T2। देखिए एक रॉड है और ये जो रॉड है इसमें क्या है कि ये टेम्परेचर यहाँ पे है T1, यहाँ पे है T2 और यहाँ पे क्या है कि ये लेंथ है L और ये क्रॉस सेक्शन एरिया है यहाँ पे दैट इज़ A। यहाँ से हीट जाती है तो क्या जो रेट ऑफ हीट है किसके बराबर होगी, तो ये होगी K A और यहाँ पे आता है डेल्टा टी और डिवाइडेड बाई लेंथ L। देखिए डेल्टा टी क्या है यहाँ पे, ये है के ए और ये है T1 माइनस ऑफ T2 और डिवाइडेड बाई लेंथ L। तो ये जो इक्वेशन है ये इस तरीके से निकलती है। तो Q जो है एक्चुअली रेट है, ये मतलब रेट पर सेकंड है, तो इसको हम dQ बाई dt भी बोल सकते हैं। dQ बाई dt किसके बराबर है, तो रेट है ये। तो यहाँ से हमको जो क्लियर ऑप्शन नज़र में आता है वो है ये, यहाँ पे देखिए dQ बाई dt इज इक्वल टू के T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई L। देखिए ये जो ऑप्शन है ये नहीं हो सकता है क्योंकि इसका रीज़न है, इसका रीज़न क्या है, देखिए T2 हीट हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो करती है। तो ये जो डेल्टा टी वाली जो टर्म आती है इसका मतलब होता है हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर, T1 माइनस T2, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर। देखिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। देखिए यहाँ पे एक दिया हुआ है फ्यूजन रिएक्शन कैसी है, तो देखिए फ्यूजन रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन ये ऐसी रिएक्शन होती है जो जैसे सन में हम एग्जांपल देखें तो सन कितना हॉट है, कितनी एनर्जी वो हमको देता है, हम खुद एस्टिमेट कर सकते हैं कितनी पावरफुल एनर्जी है। वहाँ जो पार्ट हो रहा है वो है न्यूक्लियर फ्यूज़न। फ्यूज़न जो है वो फ्यूज़न एनर्जी वहाँ पे क्रिएट हो रही है, फ्यूज़न एनर्जी के कारण वहाँ से रेडिएशन निकलते हैं, अर्थ तक पहुँचते हैं। अब अगर हम नॉर्मल प्रोसेस को देखें कि जैसे फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, अगर ये प्रोसेस फ्यूजन प्रोसेस होती तो देखिए बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती, मतलब एक्सप्लोड हो जाता यहाँ पे, मतलब हम बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो क्रिएट हो जाती है। उसी तरीके से फॉर्मेशन ऑफ कार्बन फ्रॉम नाइट्रोजन, ये भी केमिकल रिएक्शन है। ये दोनों जो है ए और सी केमिकल रिएक्शंस है। न्यूक्लियर फ्यूजन की जो रिएक्शन है जो सन में एक्चुअली हो रही है वो ये सन की रिएक्शन है जहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी हो रही है। यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलके हीलियम बनाते हैं। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो फ्यूजन रिएक्शन का जो एग्जाम्पल है वो है बी, फॉर्मेशन ऑफ हीलियम फ्रॉम हाइड्रोजन। तो देखिए आज हमने पार्ट 1 डिस्कस किया यहाँ पे, और ये जो सारा जो कंप्लीट पेपर है ये हमने इस बुक में दिया हुआ है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया। और इसके अलावा हमने काफ़ी पेपर्स में इन्वॉल्व किए हैं, 52 पेपर्स हैं इसमें, और ये दोनों बुक्स भी हमने आपके लिए डिज़ाइन की है जिनको आप थ्योरी और प्रैक्टिस के लिए रेफ़र कर सकते हैं। तो आज का जो वीडियो है ये हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आशा करते हैं हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।